क्या आपको भी ऐसा लगता है कि एंट्रेंस एग्जाम्स के नाम पे टेंशन आ रहा है? क्या होगा एंट्रेंस एग्जाम्स का? इतनी सारी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। कैसे समझे कि एक एंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है, कैसे होता है, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं और उसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप इसके एटलीस्ट ब्रीफ आपको पूरा समझ सकें कि कैसे एंट्रेंस एग्जाम्स होती हैं, कौन सी एंट्रेंस एग्जाम्स होती हैं और उनको क्वालिफाई करने के लिए कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जी हाँ, मैं रिचा गुप्ता, मिलेनियल करियर एक्सपर्ट, आज आप सबके सामने एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ जिसका नाम है एंट्रेंस एग्जाम। 10th पास होने से पहले ही कई बार हम लोग विचार करने लगते हैं कि आखिर एंट्रेंस एग्जाम कौन सी है, कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, जिसके हिसाब से एंट्रेंस एग्जाम्स बदल जाती हैं। साइंस में अलग एंट्रेंस एग्जाम्स होती है। अगर आपने साइंस ऑप्ट किया है, मैथ्स ऑप्ट किया है तो अलग एंट्रेंस एग्जाम है। कॉमर्स लिया है तो उसके लिए अलग एंट्रेंस एग्जाम है। तो वो कैसे डिफाइन करें कि हमें किस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है और कैसे करनी है। तो उसी के लिए मैं आपके सामने एक छोटी सी चीज बताने जा रही हूँ आज, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आखिर ये एंट्रेंस एग्जाम्स होती क्या है। एंट्रेंस एग्जाम बेसिकली कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी अपने बच्चों को सिलेक्ट करने के लिए, स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए ऑर्गेनाइज करती हैं। एंट्रेंस एग्जाम का वर्ड बहुत बड़ा हो चुका है क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं, लेकिन इनका मेन क्राइटेरिया है कि जो बच्चों का एप्टीट्यूड है, जो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट है, जिन क्राइटेरियाज पे वो उन्हें जज करते हैं उसके बारे में वो जानकारी ले सके एंड अकॉर्डिंगली एडमिशन दे सके। दिस इज द ओनली इंटेंशन बिहाइंड एंट्रेंस एग्जाम। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एंट्रेंस एग्जाम में कौन से दो लेवल पे हम लोग जनरली एंट्रेंस एग्जाम फेस करते हैं, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम बात करें जो कि आफ्टर 10th या 12th होती है। तो दो टाइप की एग्जाम्स होती हैं, जो होती है अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे, यानी कि अगर आप ऑलरेडी 12th में हैं या 12th पास आउट होने वाले हैं तो जो भी ग्रेजुएशन का आपको डिग्री कोर्स चाहिए होगा उसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हम करते हैं उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, उसे अंडर ग्रेजुएशन लेवल के एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं, यानी यूजी लेवल की। और सेकेंड है पीजी लेवल की, आई मीन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की ना। इस एग्जाम में क्या होता है, यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड योर डिग्री, जो बैचलर्स डिग्री वो आपकी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में जो आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर स्पेशलाइजेशन के लिए जो एग्जाम्स देते हैं उनको बोलते हैं पीजी लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स। नाउ अब इनमें डिफरेंस तो बहुत ही क्लियर है, आपको समझ में आ ही गया होगा। हर यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो होती है, चाहे वो एमबीए कॉलेज हो या फिर एमबीबीएस के कॉलेज हो, आई एम जस्ट मैनेजमेंट कॉलेजेस हो या फिर मेडिकल कॉलेजेस हो या फिर किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट हो, उन सभी लेवल में अगर आप ग्रेजुएशन कर भी लेते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन इम्पॉर्टेंट होता है ताकि आप उसमें और ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकें, यू कैन एक्चुअली गो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट सब्जेक्ट। तो इसीलिए ये पोस्ट ग्रेजुएशन की एंट्रेंस एग्जाम्स होती हैं। नाउ कम्स कि इन एंट्रेंस एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इन एंट्रेंस एग्जाम में कौन से कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, तो हम उसे डिस्कस करते हैं। जनरली तो बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम्स होती हैं, अगर हम देखेंगे इंडिया में ही बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, इनकी काउंटिंग भी हम लोग रफली नहीं कर सकते, लेकिन मोस्टली दीज सब्जेक्ट्स आर कंसिडर्ड इन ऑलमोस्ट all the exams, or combination of few of these subjects will be there. First is logical and verbal reasoning, English communications, general knowledge and current affairs, general awareness जिसे बोलते हैं, quantitative मतलब maths, data interpretation, physics, chemistry, biology, history, geography, politics and drawing and planning। तो ये जो subjects है, इनके अलावा भी कुछ एंट्रेंस एग्जाम में हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक फील्ड की कोई एंट्रेंस एग्जाम हो जिसमें इसके अलावा भी कोई सब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली आफ्टर 12th जो एंट्रेंस एग्जाम्स होती हैं उनमें ये सारे सब्जेक्ट्स या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट्स कैन बी सीन मोस्ट प्रोबेबली। ऑलराइट,
सो अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है या किसी भी चीज़ में आपको जानना है आगे डिटेल में, तो यू कैन जस्ट चेक ऑन द एंट्रेंस एग्जाम के पोर्टल पे जाके कि वो लोग किस सब्जेक्ट्स को कंसिडर करते हैं एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। ऑलराइट, सो दैट विल गिव यू क्लियर आइडिया कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट कम कि कौन सी एंट्रेंस एग्जाम्स इंडिया में है। वैसे तो इंडिया में बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम्स ऑर्गेनाइज होती हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के लिए अलग अलग लेवल पे, लेकिन हम लोगों ने कुछ एग्जाम्स को शॉर्टलिस्ट किया है जो कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों ही फैकल्टीज में या तीनों ही स्ट्रीम्स में यूज़ की जाती हैं। वो है नीट, जो कि एक मेडिकल एग्जाम है। ये यूजी और पीजी दोनों लेवल पे होती हैं। जेई जो इंजीनियरिंग या फिर मैथ्स के स्टूडेंट्स लेते हैं इंजीनियरिंग में जाने के लिए, जेई एडवांस टेक्निकल और आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए ये प्रेफरेबल होती हैं। सीईटी, सीएटी, सीएमएसई, एएफसीएटी, एसएटी सैट, सीएलएटी क्लैट, एनआईएफटी जो कि डिजाइनिंग के लिए है, क्लैट लॉज में एडमिशन लेने के लिए है, एनसीएचएमसीटी जेई, एम्स, नाटा। अब ये जो है ये तो कुछ डिग्री कोर्सेज के लिए हो गए, पर इसके अलावा कुछ एग्जाम्स ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिकली गवर्नमेंट जॉब्स के लिए होती हैं, जैसे कि रेलवे रिक्रूटमेंट एग्जाम, एसएससी। अब इनमें भी अलग अलग लेवल पे होती है। अगर उसमें डीप में जाना होगा तो और आपको कंफ्यूजन है तो आई जस्ट सजेस्ट यू टू कॉन्टैक्ट अ करियर काउंसलर सो दैट ही कैन गाइड यू प्रॉपरली कि आपको अपने हिसाब से या अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से या अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किस तरह की एग्जाम देनी चाहिए और कैसे जाना चाहिए। क्योंकि इन गवर्नमेंट एग्जाम में भी बहुत सारी छोटी छोटी एग्जाम्स होती हैं अलग अलग लेवल पे, जिनको डिटेल में समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स। ऑलराइट, सो रेलवे रिक्रूटमेंट एग्जाम, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, जेएचटी, स्टेनोग्राफर जूनियर इंजीनियर, जीडी कांस्टेबल, मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड मोर। यूपीएससी एग्जाम्स में भी और बहुत सारी वेराइटीज होती हैं क्योंकि वो अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए होती हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन, इंश्योरेंस एग्जाम्स एंड बैंकिंग एग्जाम्स। इंश्योरेंस एग्जाम्स मतलब जितनी भी इंस्टीट्यूट्स होती हैं जो इंश्योरेंस रिलेटेड इंडस्ट्रीज जो होती है वहाँ पे जाने के लिए आपको इंश्योरेंस एग्जाम्स की ज़रूरत होती है। एंड जितनी भी बैंक्स होती हैं, गवर्नमेंट बैंक्स, उनमें अगर आपको जॉब चाहिए या रिक्रूटमेंट चाहिए तो आपको इन बैंकिंग एग्जाम्स के थ्रू जाना पड़ सकता है। सो दीज आर द फ्यू मोस्ट कॉमन एग्जाम्स which we can see in India. Now other than that we also have कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखने चाहिए when you are thinking of opting any of these exams. तो वो पॉइंटर्स क्या है? सबसे पहले चेक फॉर नेगेटिव मार्किंग। जो एग्जाम हम कई बार वैसे तो बच्चे बहुत होशियार हैं आजकल, बहुत कीनली सब कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्स होती हैं जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, कुछ में नहीं होती है। तो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड प्रॉपर पैटर्न क्या है एग्जाम का। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम्स कंडक्टेड। अब कई ऐसी एग्जाम्स होती हैं जो साल में सिर्फ एक बार होती हैं, कई ऐसी एग्जाम्स होती हैं जो साल में 2 बार होती हैं, और कई ऐसी एग्जाम्स होती हैं जो साल में 4 बार या 6 बार भी होती हैं। तब एंट्रेंस एग्जाम्स ही होती हैं और सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ही हैं। लेकिन यू मस्ट नो कि फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी ड्यूरिंग एन एकेडमिक ईयर, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ मेनी अटेम्प्ट्स कैन यू गिव। ठीक है, एक साल में आपको कितने अटेम्प्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। अब कुछ एग्जाम्स में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप उसको 4 बार दे सकते हैं, 6 बार दे सकते हैं, 8 बार दे सकते हैं। अगर आपने अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कंप्लीट कर लिए तो आप उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो प्लीज़ डू कंसिडर एंड प्लान योर थिंग्स अकॉर्डिंगली कि आप कितने अटेम्प्ट्स में कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार में ही क्लियर हो जाए। तो अपने माइंडसेट को भी उसी तरह से तैयार करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट कम्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हर एग्जाम्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग होता है। किसी के अंदर ग्रेजुएशन ज़रूरी होता है, किसी के अंदर 12th+ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी में आपको
कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपने कंपल्सरीली ऑप्ट किए होते हैं। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो आप प्रॉपरली क्लीनली देखिए कि आखिर उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का उस पर्टिकुलर स्ट्रीम से कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आप उसको फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। वरना कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम्स का अटेम्प्ट आ जाता है और बाद में पता चलता है कि हमने कुछ जब डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई होते हैं तब पता चलता है कि एग्ज़ाम्स के लिए हम क्वालिफाइड ही नहीं थे उसकी एलिजिबिलिटी के लिए। सो मेक श्योर दैट यू हैव दैट गाइड विथ यू कि आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को प्रॉपरली चेक करें। नेक्स्ट कम इम्पॉर्टेंट डेट्स। अब इम्पॉर्टेंट डेट से मेरा मतलब है कि उनकी एप्लीकेशंस कब निकलने वाली हैं, आउट होने वाली है, कब लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है एप्लीकेशन का, एग्जामिनेशन डेट्स कब हैं, सेंटर्स कब हैं, और आपको जितनी भी इम्पॉर्टेंट डेट्स है रिलेटेड एग्जाम्स के अनाउंसमेंट्स कब होने वाली है, ये सारी चीज़ें अगर आप एक प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू कि आप उसको मिस नहीं करेंगे इन दैट केस। स्पेशली ये कब लागू होता है, जब व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम मल्टीपल एग्जाम्स एट अ टाइम। फॉर जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, जैसे हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट की जब हम MBA में जाते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे कोई भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं तो हमें अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की एग्जाम्स देनी होती है। एंड टू कीप अ चेक ऑन द डेट्स, इफ़ यू हैव अ टाइम टेबल कि इस दिन पे ये है तो यू विल गेट अ क्लियर आइडिया एंड यू विल नॉट मिस द डेट्स। सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट टिप। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट कम्स द क्लैरिटी ऑन एक्शन प्लान। एक्शन प्लान पे क्लैरिटी का मतलब ये है कि किस दिन कौन सी एग्जाम होती है। कई बार जब आप मल्टीपल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तब टाइम बहुत कम होता है कई बार एग्जाम्स के बीच में, या फिर विद इन 15-20 डेज या महीने के अंदर आपको वो एग्जाम्स हो सकता है कि एक खत्म हुई और दूसरी आ गई। तो इन दैट केस अगर आपने ऑलरेडी अपना एक एक्शन प्लान बना रखा हो, सिस्टमैटिकली अपने करियर के ऊपर प्लान कर रखा हो कि किस तरह से प्रायोरिटी वाइज मुझे जाना है और किस तरह से मुझे अपनी स्टडीज़ या सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिलेबस भी बहुत वाइड होता है और बहुत अनप्रिडिक्टेबल भी होता है, क्योंकि वो पूरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। तो ज़रूरी है कि अगर आप अपना एक्शन प्लान ऑलरेडी करके रखेंगे तो इट विल गिव यू बेटर क्लैरिटी। So this was about a few points which I think you must remember and you must note before you start preparing for any kind of entrance exams. Next comes skills. अब अगर हम देखेंगे तो इसमें entrance exams क्यों लेते हैं और उनमें कौन सी skills basically evaluate की जाती है। तो इसमें सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की मोस्टली एग्जाम्स में हम ये देखेंगे पैटर्न कि उनको आपसे क्या चाहिए, क्या इवैल्यूएट कर रहे हैं वो आप। तो वो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चेक कर रहे हैं, वो आपके कंसेप्ट्स कितनी क्लियर है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो होती है वो चेक कर रहे हैं। अब आपने कंसेप्ट्स तो लर्न कर लिए, आप रट्टा भी मार सकते हैं कंसेप्ट्स का, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज कंसेप्ट्स तो आपके इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स में आप किस तरह से रियल लाइफ में एक्ट करेंगे, ये सारी स्किल्स वो चेक करते हैं। देन दे चेक योर रीजनिंग स्किल्स एंड देन प्रेशर हैंडलिंग स्किल्स, क्योंकि बहुत प्रेशर होता है, बहुत बड़ा पेपर होता है, कैलकुलेशंस बहुत हो सकते हैं, तो आप किस तरह से वो प्रेशर हैंडलिंग करते हैं। व्हेन इट कम्स टू नेगेटिव मार्किंग जहाँ जिन एग्जाम्स में होती है, आप with just randomly you cannot just go ahead and mark the answers, क्योंकि negative marking can reduce your score. So pressure handling आपका कैसा है, ये सारी चीज़ें भी आपको वो लोग evaluate करते हैं as in when जब भी वो लोग entrance exams लेते हैं। So this was a short video जो मैंने आपको एक brief of what is entrance exam is इस तरह से बताने की कोशिश की है, ताकि एज ए फ्रेशर अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अपने बारे में सोचना, कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना, तो डू कंसीडर दीज पॉइंट्स, ट्राई टू मेक इट इन अ सिस्टमैटिक फॉर्मेट, ताकि आप उसका बेस्ट यूज कर सके और उसके लिए बेस्ट तैयारी कर सके। सो सी यू, बाय बाय फ्रॉम माई साइड। दिस इज रिचा गुप्ता, मिलेनियल करियर एक्सपर्ट, वुड लव टू गाइड यू ऑन योर करियर पाथवे। और अगर आपको किसी भी टाइम पे लगता है कि यू हैव कंफ्यूजन, आपको नहीं पता है, आप घुस गए हैं किसी किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में एंड यू डोंट नो वेयर टू गो एंड हाउ कैन यू शिफ्ट, तो प्लीज डू कंसल्ट अस और प्लीज डू
you know, approach a counselor or someone so that he can guide you, because it is always better to consult someone rather than wasting your time, energy and money in something which you are not interested in. So this was a quick tip, and thank you so much for everything. Bye bye, see you.